हाँ नहीं मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है। मैं सुनिए, अमीन जामई, Why will I not defend the Prime Minister of my India? Of course. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो में जिस मोहतरमा को आपने देखा और जिन्हें आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें आप पहचानते तो होंगे ही। नाम है रूबिका लियाकत। अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 के एंकर हैं और मोदी के सत्ता के चाटुकारों की लिस्ट में टॉप पर जो एंकर्स हैं उनमें से एक है। हर रोज अपने चैनल पर सरकार के बचाव में किसी बीजेपी प्रवक्ता की तरह मजबूती से डटी रहती है और विपक्ष के नेताओं को घेरने के लिए चीखती रहती है। इनकी सारी खींच, सारी बौखलाहट, सारी घेराबंदी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए होती है, लेकिन जब कोई मोदी पर हमला करता है, उनकी आलोचना करता है, तो ये मोहतरमा बीजेपी प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी संभालने से पीछे नहीं हटती। कभी कभी पीएम मोदी का बचाव करते करते इतने गुस्से में आ जाती हैं कि इनकी बौखलाहट के वीडियो वायरल होने लगते हैं। इन मैडम साहिबा को चैनलों की नियामक संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल अथॉरिटी यानी एनबीडीएसए की तरफ से ताजा फटकार लगी है और इनके शो के कुछ हिस्से को एडिट करके यूट्यूब से हटाने का निर्देश दिया गया है। एनबीडीएसए की फटकार और फैसले के बाद जब मैंने रूबिका के शो का वीडियो यूट्यूब पर तलाशने की कोशिश की तो पता चला उसे तो पहले ही हटा दिया गया है। एनबीडीएसए की तरफ से निर्देश जारी होने के तत्काल बाद उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है। हालांकि मैंने पहले भी कई बार कहा, फिर कह रहा हूं कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। नक्श सिख दंत विहीन संस्था एनबीडीएसए चाहकर भी ऐसे एंकर्स पर लगाम नहीं लगा सकती। तभी तो कई बार ऐसे एंकर्स पर जुर्माने हुए हैं, इनके शोज के वीडियो हटाने के निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन ये लोग कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आते। क्या है पूरा मामला, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसी शो में जिसका क्लिप मैंने आपको दिखाया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीन जामई से बहस के दौरान रूबिका लियाकत पीएम मोदी के बचाव में ताल ठोक कर उतर गई थी, चीखने लगी थी, जैसे मोदी पर आरोप लगाकर अमीन जामई ने रूबिका पर निजी हमला कर दिया हो। अमीन जामई जब पीएम मोदी पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे तो रूबिका ने मोदी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया था। जब सपा प्रवक्ता ने कहा कि आप क्यों मोदी को डिफेंड कर रही हैं, तो रूबिका ने चीख चीख कर कहा था, मैं ताल ठोक कर करूंगी, प्रधानमंत्री को डिफेंड करने से कोई माई का लाल भी मुझे नहीं रोक सकता। कुछ इस अंदाज में कहा था। सुनिए जरा पहले, उसके बाद पूरी बात बताता हूं। ओके, शहजाद पूनावाला आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी है, उनकी क्या जरूरत? हाँ नहीं मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है। मैं सुनिए, अमीन जामई, मैं तो कह रही हूँ माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ। देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, कोई अमीन जामई मुझे रोक नहीं सकेगा। अमीन जामई, आप रहिए जिसके साथ आपको रहना है। शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन। रूबिका के शो का वीडियो जब वायरल हुआ था तब मैंने कहा था कि कोई एंकर अगर सीधे सीधे पीएम मोदी के बचाव में इस बेशर्मी से उतर आए और कहने लगे कि कोई माई का लाल भी मुझे रोक नहीं सकता प्रधानमंत्री को डिफेंड करने से, तो उस एंकर को पत्रकारिता का नकाब उतारकर सीधे सीधे पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बचाव करने का काम पार्टी और प्रवक्ता का होता है, नेताओं और मंत्रियों का होता है, एंकर का नहीं। लेकिन ये लोग एंकर के नाम पर कलंक की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, इसलिए इनके लिए सारी नसीहतें बेमानी है। नाम के नीचे बीजेपी प्रवक्ता लिखना भर बाकी रह गया है, बल्कि ये लोग कई बार प्रवक्ता से ज्यादा मजबूती से अपने मोदी जी का बचाव करते हैं। खैर, बात एनबीडीएसए के उस फैसले की कॉपी मेरे हाथ में 8 पन्ने की कॉपी है। 28 मार्च 2024 को रूबिका लियाकत ने अपने शो में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ बातें कही थी जो टीवी गाइडलाइंस के खिलाफ थी। रूबिका लियाकत के वक्तव्यों के खिलाफ इंद्रजीत घोरपड़े नाम के एक शिकायतकर्ता ने एनबीडीएसए में शिकायत की। सुनवाई के बाद एनबीडीएसए के मुखिया जस्टिस ए.के. सिकरी ने माना कि रूबिका ने केजरीवाल को लेकर जो कहा था वो नहीं कहा जाना चाहिए था, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। ये शो जो टेलीकास्ट हुआ था 28 मार्च 2024 को, जिसका कुछ हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री का जिक्र आ गया, जो अमीन जामई ने
प्रधानमंत्री को घेरा और जिसका रूबिका ने उस टोन में जवाब दिया जो आपने वीडियो देखा। उसी शो में बाकी और मेहमान थे, कुछ प्रवक्ता और कुछ पत्रकार, और उसी में अरविंद केजरीवाल को लेकर काफ़ी बातें कही गई। जो बातें कही गई उसे एनवीडीएसए ने दिशा निर्देशों के खिलाफ इसलिए माना क्योंकि मामला सब जुडिस है। अभी अदालत ने अरविंद केजरीवाल को कन्विक्ट नहीं किया है, अदालत ने उस मामले में फैसला नहीं सुनाया है, अभी मामला अदालत में लंबित है। लेकिन रूबिका या ऐसे एंकर्स कई बार चैनल पर बात करते हुए अपना फैसला, अपना जजमेंट वहीं फौरी तौर पर सुना देते हैं अगर मामला विपक्ष के नेताओं से जुड़ा होता है। और अगर मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हो, अगर कोई नेता प्रधानमंत्री की मंशा पर आरोप लगाने लगे, चुनावी बॉन्ड का जिक्र करने लगे, चुनावी बॉन्ड की आड़ में करप्शन हुआ उसकी बात करने लगे, जिसे माना अदालत ने गलत था और चुनावी बॉन्ड को एक तरह से खत्म कर दिया गया पूरे सिस्टम से, उस पर कोई बात करने लगे तो रूबिका चीखती है। लेकिन उस दिन रूबिका ने जो कहा केजरीवाल को लेकर, उसी को लेकर शिकायत की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोषी दिखाया गया उनके शो में, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है, या आचार संहिता का उल्लंघन करता है। और इसी में कहा गया कि ये प्रसारण रिपोर्टिंग में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता से संबंधित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देशों के तहत 1, 2, 4, 4 और 9 जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके तहत रिपोर्टिंग को कवर करने के लिए तटस्थता, निष्पक्षता और सटीक जानकारी होना जरूरी है। लेकिन इन सब का इसमें उल्लंघन किया गया और यह शिकायत की गई। एनवीडीएसए क्या है? चैनलों के जो मालिक हैं जितने भी, वो उनकी एक संस्था है, उसके सारे चैनल के ओनर्स और सीईओ उसके मेंबर होते हैं। और वहाँ एक सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक बॉडी बनी थी बहुत पहले, किसी ज़माने में मैं भी उसका सदस्य था 12-14 साल पहले, और उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। कभी किसी ज़माने में जेएस वर्मा हुआ करते थे, जस्टिस जेएस वर्मा। और उसमें हर चैनल के कुछ नुमाइंदे होते हैं, एडिटर्स होते हैं, जो एक बॉडी होती है। और वहाँ कोई भी आदमी चाहे, अगर किसी चैनल के कंटेंट को लेकर कोई शिकायत है, किसी चैनल में कोई गलत चीज़ दिखाई गई, कोई फर्जी चीज़ दिखाई गई, किसी पर गलत ढंग से किसी की छवि खराब की गई, तो वहाँ शिकायत कर सकता है। और उन शिकायतों पर वहाँ सुनवाई होती है और जस्टिस सीकरी जो अध्यक्ष हैं वो अपना फैसला देते हैं। कई बार पहले हुए हैं फैसले जिसमें जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता में, या उसके पहले जस्टिस रविंद्रन थे, या उसके पहले भी चैनलों पर जुर्माना लगा है, शो को के वीडियो को एडिट करने या डिलीट करने का आदेश हुआ है, माफ़ी मांगने का आदेश हुआ है। और ये जुर्माने की जद में सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, ये जो क्या नाम है एक और, अमन चोपड़ा, और ऐसे तमाम एंकर्स कई बार आ चुके हैं और कई बार उनके शो को लेकर 75,000, 1 लाख जुर्माना और ये सब सुनाया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इनकी फितरत सुधरने की नहीं है, कभी सुधरते नहीं, क्योंकि पता है कि एनवीडीएसए को सख्त सजा नहीं दे सकता। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जब एक बार इस मामले में सुनवाई थी, एनवीडीएसए के पक्ष की तरफ से एक वकील पेश हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि आप क्या फैसला करते हैं कि कितने एंकर को आपने ऑफ एयर किया, किस एंकर को आपने सजा दी अगर उसने कोई गलत शो किया या गलत ढंग से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की या हिंदू मुसलमान के बीच एक नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश की, कब सजा दी? ये सब सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका है। लेकिन एनवीडीएसए एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी है सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर। वहाँ जब ये सुनवाई हुई तो एनवीडीएसए ने पाया कि ये जो रूबिका ने कहा था, जिसमें देख रहा हूँ मैं अलग अलग वेबसाइट पर जो खबर छपी है, मैं चूँकि अभी जस्ट मैं रिकॉर्डिंग के समय ये वेबसाइट पर अपलोड हुआ है एनवीडीएसए का, तो इसमें शिकायतकर्ता ने जो इंद्रजीत घोरपड़े हैं, इन्होंने जो शिकायत की एनवीडीएसए में, उसमें उन्होंने कहा कि जब एंकर और पैनलिस्ट मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर चर्चा कर रहे थे तो पैनलिस्ट में एक जो भाजपा प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने वास्तव में घोटाला किया। इस आरोप को बाद में एंकर ने पूरे प्रसारण में दोहराया और जब उन्होंने कहा कि आपकी खाल उतर जाएगी और अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आपके खिलाफ इतने बड़े आरोप तय नहीं होते, जिसका अर्थ है दोष सिद्धि और सजा जो कि विचाराधीन है। और यही उन्होंने कहा कि इस तरह से बातें की गई, एंकर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया और इस तरह से पूरे शो को होस्ट किया, जिससे लगा कि अरविंद केजरीवाल कन्विक्टेड हैं या इस मामले में उन्हें सजा हो चुकी है। तो जस्टिस सीकरी ने फैसला देते हुए कहा कि उस हिस्से को के प्रसारण को हटाया जाए और उसी में आगे बहस में अमित जमई से रूबिका लियाकत ने प्रधानमंत्री के पक्ष में वकालत की है। तो जस्टिस सीकरी ने कहा है कि समस्या ये थी कि एंकर ने एक ऐसे मामले में दोष लगाया जो न्यायालय में विचाराधीन था। प्रसारण का यह पहलू न केवल न्यायालय की कार्यवाही
की रिपोर्टिंग के लिए जो दिशा निर्देश हैं और आचार संहिता हैं उसके तहत तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन था, बल्कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का उल्लंघन किया। फैसले का जिक्र किया। नीलेश नवलखा बनाम भारत सरकार के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका भी उल्लंघन किया गया। जस्टिस सीकरी ने यह भी कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि पीएम का बचाव करते समय एंकर संयम बरतेगा, पेशेवर लहजा बनाए रखेगा और पैनलिस्ट के साथ आगे पीछे की बहस में शामिल होने से बचेगा, क्योंकि इस तरह की चर्चा सार्थक बहस से भटकाती है। और एतराज यही कि केजरीवाल को लेकर रूबिका ने हाँ में हाँ मिलाते हुए बीजेपी प्रवक्ता के या जैसे भी कहा। और ये एक बार नहीं, ये होता ही है। कई बार क्या होता है, कोई किसी विपक्ष के नेता या प्रवक्ता की गैर मौजूदगी में किसी उसके समर्थक को बुला लिया जाता है और उसको एक तरह से मानते हुए कि ये पंच बैग है, एंकर्स अपनी साड़ी भड़ास उस समर्थक के को थोपते हुए साड़ी भड़ास निकालते हैं और सीधे सीधे टारगेट करते रहते हैं विपक्ष के नेताओं को, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो। लेकिन वही विपक्ष का कोई नेता अगर कहे कि प्रधानमंत्री ने चुनावी बॉन्ड के नाम पर गड़बड़ी की है और चुनावी बॉन्ड करप्शन है, तो फिर क्या हाल है, कैसे रूबिका चीखती हैं, जो आपने वीडियो में देखा। और जैसा कि मैंने कहा कि बीते कुछ सालों के दौरान एक नहीं कई बार एनबीडीएसए ने ऐसे फैसले दिए हैं, ऐसे एनबीडीएसए के आदेश हैं और उन आदेशों का आज तक उस अमल होने के बाद भी उसका कोई फर्क पड़ गया चैनल पर, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे सामने एनबीडीएसए के कई ऑर्डर हैं। मार्च 2024 में ही अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और एक और सज्जन पर उनके खिलाफ एनबीडीएसए ने 3 चैनलों पर की कार्रवाई। नफरती शो के लिए ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ने वीडियो हटाने को कहा। उसमें कुछ श्रद्धा वालकर मर्डर केस में रामनवमी हिंसा पर शो किए गए थे। नवभारत को 1 लाख और न्यूज़ इंडिया पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया और उसके बाद उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने को कहा गया। तब भी जस्टिस सीकरी का ही फैसला था और जस्टिस सीकरी ने और अलग अलग एंकर को, अमीश देवगन के साथ हिमांशु दीक्षित भी हैं, उनके मामले में भी इस तरह के आदेश दिए हैं। उसी तरह से देख रहा हूँ सुधीर चौधरी के मामले में, सुधीर चौधरी के एक शो को लेकर भी जस्टिस सीकरी का पहले का ऑर्डर है। लेकिन इन सब के बाद भी स्थितियां कोई बदलती नहीं है और लगातार चैनल उसी तरह से, चाहे हेट स्पीच को पर बहस करते हुए या कई बार चैनल के एंकर हेट स्पीच की तरह बोलते हैं, जिससे सांप्रदायिकता की जो सांप्रदायिक मंशा है उनकी झलक कर बाहर आती है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ऐसा हुआ, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मौकों की सुनवाई की बहुत सारी जानकारियां हैं रिसर्च के तौर पर कि कब कब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में फटकार लगाई और यहां तक कहा कि ऐसे एंकर्स को आप ऑफ एयर क्यों नहीं करते। लेकिन क्या कभी ऑफ एयर हुआ? क्या सुना आपने कि एनबीडीएसए के फैसले के बाद या चैनल्स के मालिकों को लगा कि इस तरह से एंकर अपना एजेंडा नैरेटिव चलाते हैं इसलिए किसी को ऑफ एयर कर दिया जाए? ये होता नहीं। तो एक पहलू वो है और दूसरा पहलू विपक्ष के नेताओं को घेरने का है। विपक्ष के नेताओं को कोर्ट में कोई मामला गया नहीं, कैसे सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियां विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी करती है, कैसे 2 दर्जन से ज्यादा विपक्ष के नेता जिनके पीछे एजेंसियां लगी थी जब तक वो विपक्ष में थे और जैसे ही सत्ता पक्ष में आए विपक्ष से उन्होंने पाला बदला, सारी एजेंसियों ने उनका पीछा छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो सारे चैनल के एंकर्स के प्रिय नेता हो गए। उन्हीं के इंटरव्यू आप देखते होंगे, चाहे हेमंत विश्व शर्मा के देखें, चाहे अजीत पवार के देखें, चाहे ऐसे दर्जनों नेता। उसके बाद वो बेदाग हो गए क्योंकि बीजेपी के पाले में आ गए। तो कैसे एजेंसियां काम करती है, लेकिन जब तक वो विपक्ष में हैं तब तक ये एंकर्स जब बात करते हैं तो मानकर चलते हैं कि सजायाफ्ता मुजरिम है और इसी तरह से उनकी घेराबंदी करते हैं। लेकिन जब बात बीजेपी की आती है या बीजेपी के पाले में आए हुए नेता की आती है तो इसी तरह से कोई एंकर चीखता है जैसे वो एंकर उस पार्टी का प्रवक्ता हो। बहरहाल एनबीडीएसए के फरमान के बाद, आदेश के बाद वीडियो तो हटा दिया गया, फितरत बदलेगी नहीं। देखते रहिए, ये मोदी का नया इंडिया है। नया इंडिया में चैनल्स का यही तेवर, यही तरीका, यही अंदाज है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसकी छत्र छाया में है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। और ऐसे मौकों पर देश में जब मुख्य धारा का मीडिया चैनल इस तरह की भूमिका निभाते हैं तब सोशल मीडिया का दायित्व भी बढ़ता है और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म है उसकी हौसला अफजाई करें, जो ऐसी बात लोग आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल नमस्कार।